अशोक वानखेड़े जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप शुरू से देख रहे हैं, लगातार बोल भी रहे हैं देश के सामने। आज सीबीआई 5 घंटे पूछताछ करती रही। कोई बात नहीं, सीबीआई ने कहा कि हम संदिग्ध नहीं मान रहे, आरोपी नहीं मान रहे, लेकिन वो सीबीआई के पैरों में क्या मेहंदी लगी है कि वो अनिल अंबानी के घर नहीं जा पाई, वो राम माधव से नहीं पूछ पाई। सतपाल मलिक के घर 5 घंटे गुजार सकते हैं, राम माधव के घर का क्या पता उनको मालूम नहीं है। चल क्या रहा है ये देश में? धनंजय जी ने सही कहा कि सीबीआई इतनी लेट क्यों गई। इसको तो बहुत पहले जल्दी जाना चाहिए था। एक तो बाकी मुझे लगता है कर्नाटक के चुनाव का भी प्रेशर होगा सीबीआई पे, वहां पे भी उनको कहीं एक्टिविटी करने के लिए शायद बिजी रखा होगा। फिर छत्तीसगढ़ से लेके तमाम जाकी जगह पे उनका चल ही रहा है प्रकोप। और सीबीआई गई तो क्या पूछने गई या बताने गई या धमकाने गई, ये किसी को पता नहीं। लेकिन सत्यपाल मलिक उसके बाद जब सीबीआई से फ्री होंगे तो जरूर बताएंगे, क्योंकि वो बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। सीबीआई उनको ये पूछने गई कि आपने मुंह क्यों खोला। अब जो शहीद हो गए तो हो गए, आपको क्या मतलब है, यही मायने निकाले जाएंगे। क्योंकि इसमें 3 पार्टियां हैं। रिश्वत देने वाले अनिल अंबानी की कंपनी, रिश्वत देने की दलाली करने वाले राम माधव, जो आरोप सत्यपाल मलिक के है उसी हिसाब से, और सत्यपाल मलिक जिनको रिश्वत दी गई थी और जिन्होंने मना किया था, और वो फाइलें उन्होंने वहां नहीं होने दी। एक गोवा का केस है, वो भी रिश्वतखोरी का है। क्या सीबीआई उसके लिए अलग से जाएगी गोवा के लिए, कि उसी के साथ पूछा होगा, ये कोई पता नहीं। लेकिन सबसे पहले सीबीआई को तो राम माधव के पास पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वो दुआ थे लेने वाले और देने वाले के बीच। देने वाले के वजह तरफ से वो गए थे, लेने वाले ने ली नहीं, मामला एक्सपोज हो गया। तो उनके पास जाते तो दोनों पक्ष बता देते वो कि किसने दी और किसने नहीं दी, और कैसी दी, किसके लिए दी। फिर वो उस कंपनी के मालिक के पास जाते, पूछते कि भाई तुमने रिश्वत क्यों दी, ऐसा क्या मामला फंस गया था। और अंत में आते तो भाई साहब आपने तो मना ही किया, बहुत अच्छा किया, और धन्यवाद देने पहुंचते कि सीबीआई आपको धन्यवाद देने पहुंची है, ये मामला आपने लोगों के सामने लाया। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ जो राम माधव संघ के हैं उसको तो बचाना ही है। अनिल अंबानी, ये वो दिवालिया उद्योगपति है इस देश का, जिसको दिवालिया होते होते बचाने के लिए रैफल का तक बलि दे दिया गया। रैफल का ऑफसेट पार्टनर उसको बनाया गया। और सरकार कितनी भी कहे कि ये हमको पता नहीं था और हमको कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस 56 इंच के सीने वाली सरकार ने एचएएल के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। तो कुल मिला के एक स्कैंडलस था ये उन्होंने किया। लेकिन सवाल इस करप्शन का नहीं है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने सिर्फ ये नहीं बोला कि इन 3 कंपनियों के लिए मुझे 300 करोड़ रुपए देने दिए गए थे। उन्होंने भ्रष्टाचार का एक मामला और गोवा का बताया, और उससे सबसे संगीन मामला 40 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हुए, उसमें सरकार की गलती है, ये आरोप उन्होंने लगाया। और उन्होंने कहा कि तब मुझे चुप होने के लिए बोला गया था, शायद इसका 2019 के चुनाव में उपयोग लेना था। तो फिर क्या 2019 के चुनाव को देखते हुए पुलवामा होने दिया गया? यह अहम सवाल है। सरकार इतने बड़े सवाल पे चुप है, और मुझे लगता है जब चुप्पी आदमी तभी साध लेता है जब उसके पास जवाब नहीं होते, या आगे वाले के आरोप में पूर्ण रूप से सच्चाई होती है। क्योंकि आपको लगता है कि हम और कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे तो और फंसेंगे। मुझे सबसे ताज्जुब हो रहा है वर्तमान रक्षा मंत्री और तात्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के लिए, जो साहब गोई के लिए जाने जाते हैं, उनके मुंह पे टेप क्यों लगी ये समझ में नहीं आता। वो तो बोल सकते थे कि ये जो विमान का मामला, ये तो मुझे पता ही नहीं कब लेटर आया और क्या लाया, मुझे तो कोई बताया भी नहीं गया। और हो सकता है कि देश माने उनको, क्योंकि आजकल सारे मंत्रालय चलाता तो पीएमओ ही है। तो उस टाइम पे भी वैसा ही हो रहा था, और वैसे ही वो हाशिए पे डाले गए थे, कभी बेटे का ये करके, कभी किस बात की चर्चा करके।
तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा जो अहम मामला है वो है सीबीआई। वो सत्यपाल मलिक सही कहा अरविंद भाई ने, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी 10 सीबीआई और सीबीआई जाए, एक बार जाट ने खूंटा ठोक दिया वो हिलने वाला नहीं है जगह से। चौधरी चरण सिंह के स्कूल से निकले हुए लोग है ये सत्ता संघर्ष के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ताज्जुब लगता है कि पूरे मामले में सरकार पहली बार बोली, वर्तमान गृह मंत्री पहली बार बोले, और उन्हें यह जवाब देना चाहिए था कि गृह मंत्रालय ने विमान क्यों नहीं दिए, लेकिन उन्होंने पूछा कि जमीर क्यों लेट जागा इनका। उनको सत्यपाल मलिक के आरोप पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आरोप सही है, वो मान गए हैं इस बात को, लेकिन पूछ रहे कि इतना लेट क्यों बोला, इतने लेट क्यों आरोप लगाए, अब जमीर क्यों जगा। सत्यपाल मलिक अब चलो ठीक है, उम्र भी हो गई है, लेट हो गया होगा मामला, जमीर उनका लेट जगा। इस सरकार का जमीर कब जगेगा, सवाल यह है। सीबीआई से डराओ, ईडी से डराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-5 घंटे तक आप पूछताछ कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, प्रेशर ला रहे हो, यह सवाल नहीं उठता। एक कंगना राणावत 2014 के बाद देश को आजादी दिलवाती है और उसके उपलक्ष्य में आप उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी देते हो, और दूसरी तरफ जो देश के अहम सवालों को सामने ला रहा है, जो किसानों के 700 शहादत पे बोला, तो प्रधानमंत्री कहते कि मेरे लिए मरे क्या। और ये बात तो उन्होंने तब भी बताई थी जब वो गवर्नर थे, तब तो जमीर तुरंत जगा था। लेकिन उस बात पे आज भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बीजेपी और जेपी नड्डा का जमीर नहीं जग रहा है। तोमर साहब गृह कृषि मंत्री है, उनका जमीर नहीं जग रहा है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला कि नहीं बोला, नहीं बोल पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए ये प्रताड़ना के लिए सीबीआई है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिस है। लेकिन नंबर गलत डायल किया उन्होंने। यह ब्याज के साथ वापस करने वाला आदमी सामने बैठा है। अशोक जी, क्या लगता है जो अरविंद जी ने कहा बात निकली है तो बात दूर तलक जाएगी, और राजेश जी का भी इशारा यही था कि बात दूर तलक जाएगी, अगर बात दूर तलक तक चली गई तो फिर क्या देखते हैं आप अशोक जी? बात दूर तक चली गई है, ये सुनामी का भूकंप है, अब एक सुनामी की लहर उठ चुकी है। अब ये सुनामी 2024 तक क्या क्या गुल खिलाएगी पता नहीं। सीबीआई का उस सुनामी को रोकना ये बहुत ही भोंडा प्रयास है, इससे कुछ होने वाला नहीं। और कम से कम मेरे जैसे पत्रकारों को सुनामी ये शब्द की पहचान राजेश भाई की वजह से मिली, संयोग से आज वो पैनल पे है हमारे बड़े भाई। नहीं तो ये जब सुनामी पहली बार इंडिया में आई तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि चेन्नई में पानी क्यों भर रहा है। तो ये राजनीतिक सुनामी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, बात निकल चुकी है, दूर तक जा चुकी है, क्योंकि ये बात शहादत की है, ये बात देश की अस्मिता से जुड़ी हुई है, ये बात उस घिनौने राजनीतिक षड्यंत्र की है जो चुनाव जीतने के लिए जवानों की शहादत तक करवाने के लिए तैयार रहते हैं या होने देने के लिए तैयार रहते हैं। यदि ये पाकिस्तान का आरडीएक्स घूम रहा था और नहीं दिया, मुझे ताज्जुब लगता है, एक छोटा सा सवाल था, हवाई जहाज क्यों नहीं दिए, इस पे सरकार क्यों नहीं बोल पा रही है। क्या देश में हवाई जहाज नहीं थे, क्या हवा खराब थी, या बादल बहुत ज्यादा थे। प्रधानमंत्री तो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता है, वो तो बता सकते हैं कि बादल थे उस टाइम पे और बादलों के कारण हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे इसलिए नहीं दिए। बादलों से डरते हैं हवाई जहाज, जैसे बादलों से रडार डरते हैं वैसे। कुछ तो जवाब दीजिए मालिक, आप सत्यपाल मलिक के उस सवालों पे जवाब क्यों नहीं दे रहे। आप जमीर जगह, मैं वही तो कहा था, कहीं सवाल कहीं है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। ये बेसिकली बौखलाहट है अभी। और जैसा एक मैसिव मैंडेट मिला था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को, लेकिन वो 400 प्लस मैसिव मैंडेट को विश्वनाथ प्रताप सिंह के उस सच्चाई ने झटका दे दिया और एक बोफर्स के 64 करोड़ रुपए की दलाली में पत्ते के जैसे ढह गई पार्टी। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है संजय जी, पैसा कमाता है आदमी, भूल जाता है, सरकार बजट देती है, जाता है, लाखों करोड़ का खेल है।
लेकिन एक बार इंसान की जान गई वापस नहीं आती। ये 40 जवानों की शहादत का सवाल है। यदि सरकार ने चुनाव के लिए, क्योंकि आगे सत्यपाल मलिक ये भी कहते हैं, शायद उनको इसको चुनाव का फायदा उठाना था, चुनाव में फायदा उठाना था। चुनाव में फायदा उठाने के लिए यदि 40 जवानों को शहादत देते हो तो ये 40 जवानों तक बात नहीं रही है। क्योंकि ये देश, एक बात तो तय है, ये देश अशिक्षित हो सकता है, तकलीफ में हो सकता है, महंगाई से जूझ रहा होता है, और इन तमाम विध्वंसकारी जो षड्यंत्रकारी जो लगातार हमारे देश में षड्यंत्र करते रहते हैं, उनसे जूझता है। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है, देश की सैन्य की बात आती है, शहीदों की बात आती है, तो धर्म, समाज, जात पात सब भूल के एक हो जाते हैं। मैंने गांव में कई देखे, पिछड़े जाति का जवान भी जब शहीद होता है तो उसको खंदा देने वाला ब्राह्मण और ठाकुर भी साथ होता है, और पूरा गांव इकट्ठा होता है, और उस दिन गांव में खाना नहीं बनता। बिल्कुल ठीक तब कोई ये नहीं कहता तो ये कौन सी जाति का है। हमारे देश की शहादत को जात नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता। इसलिए ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का मामला नहीं है, जनगणना का मामला नहीं है, ये 143 करोड़ लोगों के दिल को छूने वाली बात है। इससे बीजेपी निपट नहीं पा रही है। इसलिए एन केन प्रकरण सत्यपाल मलिक को झूठा साबित करने की प्रयास करेंगे, और उसके लिए सीबीआई, ईडी, ये पर तमाम एजेंसियों का उपयोग करेंगे। लेकिन वो सत्यपाल मलिक है। आप राम को कितना भी तकलीफ दो, राम को जंगल भेज दो, राम के पत्नी को अगवा करवा दो, राम के बच्चों को जंगल में भेज दो, सब कुछ कर दो, राम राम ही बनते हैं। जितना बहुत तकलीफ अच्छी बात होगी, कही आपने, राम निखर के आए और भगवान बने बहुत हैं। अच्छी बहुत और अच्छी ऐसे बात की सत्यपाल मलिक का है, जितनी तकलीफ देगी देश आप भी उतना सत्यपाल, अभी किसी ने कहा सत्यपाल मलिक के साथ एक बात जरूर है, लोग उनको झूठ नहीं मानते, सही लोग बात उनको नेक ईमानदार आदमी मानते हैं, लोग उनको भ्रष्टाचारी व्यभिचारी नहीं मानते, लोग उनको ईमानदार मानते हैं। और जब ईमानदार आदमी बोलता है तो देश सुनता है, उसको एकदम ठीक कह रहे जबरदस्ती नहीं हैं। सुनवाया जाता एफएम स्टेशन खोल खोल के बिल्कुल कि अशोक मैं जी कह मन रहे की हैं, और बात करूंगा यही और डंडा लेके आप सुनोगे। ये यही स्थिति हो सत्यपाल रही है। मलिक एक जगह बोल गए, पूरा देश सुन रहा है, और उसके बिल्कुल ठीक बात। ध्वनि लगातार प्रतिध्वनि के रूप में उमड़ रहे हैं। रीजनल लैंग्वेजेस में, गांव गांव में, आप चौराहे पे जाओ, कहीं जाओ, लोग पूछते हैं कि भाई साहब ये सत्यपाल मलिक ने सही कहा, ऐसा कर सकते हैं क्या। लोग उस शौक हाँ, से बाहर नहीं आए, उन अशोक लोगों जी को बिल्कुल विश्वास ठीक नहीं कह हो रहे रहा हैं, है और मुझे लगता कि है हम जिसको लोग हम कई देश का पहले अभिभावक मानते थे, इतना बड़ा मानते थे, वो आदमी इस लेवल पे उतर सकता है। सही बात है एकदम।